बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का तीसरा अध्याय चुनावी राजनीति। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा वाक्य ठीक नहीं है। और यहाँ पर वाक्य दे रखे हैं आपके लिए। क है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। दूसरा वाक्य है बच्चों, ख, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और अगला है बच्चों फिर ग, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। फिर है घ, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो आप जानते हैं इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे ग, गलत वाक्य है। ठीक है बच्चों, कौन सा गलत है? ग वाला बिल्कुल गलत है। चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है आपके लिए वाक्य। क है, भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं। अगला है फिर ख, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। ग है बच्चों, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है। इसके बाद अगला वाक्य है फिर घ, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर होगा आपका क वाला ऑप्शन लिखेंगे आप। यह बताने का सही कारण नहीं है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। अगला है बच्चों फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में मेल ढूंढें। और यहाँ पर आपको इनमें मेल ढूंढना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पाठ्य पुस्तक से भी देख सकते हैं बच्चों। क है, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि। और ख है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है ताकि। और ग है, प्रत्येक को सिर्फ एक वोट डालने का हक है ताकि। और घ है, सत्ताधारी दल को सरकारी वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है क्योंकि। और इस साइड आप देख सकते हैं दूसरी तरफ, पहला है समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा है बच्चों, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। तीसरा है, हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। चौथा है, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। ठीक है, आपने इन सब का मेल करना है। कैसे करेंगे बच्चों? चलिए उत्तर में देख लेते हैं। आप ठीक इस प्रकार से एक अपनी तालिका बना लें बच्चों, ध्यान रहे अच्छे से बनाएं। और इसके बाद सबसे पहले इस साइड में लिखें क, समय समय पर मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि। इसके साथ मिलाएं चौथा पॉइंट, आप देख रहे हैं यहाँ पर, क के साथ चौथा मिलाएंगे, संभव है कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हों जहां उन्होंने पिछले चुनाव में मतदान किया था। ठीक है, ख के साथ मिलाएंगे पहला पॉइंट है आपका, समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। ग के साथ दूसरा पॉइंट मिलाएंगे बच्चों, हर एक को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिले। और घ के साथ मिलाएंगे तीसरा पॉइंट, हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिले। और आपका उत्तर हो जाएगा। आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक इस प्रकार से आप एक तालिका बनाएं और इसमें अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर बात करते हैं, चौथा प्रश्न आता है, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएं और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। इनमें से कुछ मामले हैं और आप देख सकते हैं मामले कौन से हैं। चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिल करना। ठीक है, देख लिया आपने प्रश्न। इसके बाद उत्तर में आप जो है इनको क्रम से लगाएंगे। उत्तर में इस प्रकार से लिखें बच्चों, चुनाव संबंधी क्रियाकलापों की सूची चरणबद्ध तरीके से नीचे दी गई है। और सूची में आप सबसे पहले लिखेंगे मतदाता सूची बनाना, दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, तीसरा लिखेंगे नामांकन दाखिल करना, चौथा लिखेंगे चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, पांचवा चुनाव अभियान, छठा लिखेंगे मतदान। उसके बाद सातवां पॉइंट लिखेंगे बच्चों
पुनर्मतदान के आदेश, 8वां लिखेंगे वोटों की गिनती और 9वां चुनाव नतीजों की घोषणा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन्हें क्रम से लगा सकते हैं, आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। फिर आता है आपका 5वां प्रश्न है, सुरेखा एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी हैं। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क है आपके लिए चुनाव प्रचार, ख है मतदान के दिन और ग है मतगणना के दिन। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, उत्तर लिखेंगे क चुनाव प्रचार। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित कार्य न करें। पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, मतदाताओं को रिश्वत अथवा घूस अथवा धमकी देना। दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना। अगला लिखेंगे बच्चों, 5वां पॉइंट लिखेंगे, चुनाव प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना। और छठा लिखेंगे, मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाज़ों एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग। ठीक है, इसके बाद बच्चों ख पॉइंट है आपका मतदान के दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी गड़बड़ी मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है ग वोटों की गिनती का दिन। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों के एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर फिर आता है छठा प्रश्न और इसमें पूछा है, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदायों के सदस्यों का क्या अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों, और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? ये है आपका प्रश्न। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये है तालिका, दिख रही ना आपको। यहाँ पर लिखा है समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में, और इस तरफ आप देख सकते हैं अश्वेत, हिस्पैनिक और श्वेत। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में, और इस साइड में आप देख सकते हैं अमेरिकी समाज में। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये है 8, ये है 5 और ये है 86, और यहाँ पर है 13, 13 और 7। ठीक है, ये थी आपकी तालिका, देख लिया आपने। इसके बाद उत्तर में आप इस तालिका को देखकर लिख सकते हैं बच्चों, उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद आता है फिर आपका 7वां प्रश्न, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या है आपके लिए, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है बच्चों, ख हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है। फिर है ग आपके लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। अगला है बच्चों घ अपने चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। पढ़ लिया प्रश्न बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क नहीं, यह सच नहीं है। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, न कि सरकार के। ठीक है बच्चों, ख के लिए आप लिख सकते हैं, हाँ यह सच है। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्रायः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनावों को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनावों द्वारा
वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों लिखेंगे गए, नहीं या सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं वे प्रायः चुनाव हार जाते हैं। और फिर अगला पॉइंट बच्चों गए, यहाँ पर लिखेंगे हाँ या सच है। सुधार किया जाना आवश्यक है क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़कर मुख्य दल से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। और आपके 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका 8वां प्रश्न बच्चों। चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली थी। सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी। क्या यही फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो आपने यहाँ पर तर्क देना है बच्चों। उत्तर लिखेंगे यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है क्योंकि चिनप्पा व सतवीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और ये देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए देखते हैं 9वां प्रश्न है यहाँ पर। यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टें दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? ठीक है बच्चों। और क्या है यहाँ पर पहला मामला, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। दूसरा मामला है बच्चों फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट है अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियां हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। ठीक है। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे बच्चों? इन सब मामलों के बारे में आपको उत्तर देना है। सबसे पहले क्या मामला देखते हैं। इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि वहां उपस्थित होना चाहिए जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। ठीक है। सही सुझाव है, सही तर्क है ना। उसके बाद बच्चों दूसरा तर्क देंगे चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसके बाद बच्चों गय के लिए आप लिखेंगे वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिखें बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 10वां प्रश्न है। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्टें यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। और आप देख सकते हैं बच्चों पहला मामला है चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। और दूसरा मामला है बच्चों विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली। तीसरा मामला आप देख सकते हैं चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। अगला मामला है बच्चों एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे थे। ठीक है। देख लिया आपने प्रश्न। चलिए देख लेते हैं उत्तर में आप क्या लिखेंगे। उत्तर लिखेंगे सबसे पहले मामले के बारे में
चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है, क्योंकि चुनावों की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा है खै मामले के बारे में लिखेंगे। विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए था। ठीक है। इसके बाद तीसरे मामले के बारे में लिख सकते हैं बच्चों। फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ियों की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए थी। ठीक है बच्चों। और फिर आता है आपका गृह मामला। इसमें आप लिख सकते हैं बच्चों, गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से आप अपने 10वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और इसके बाद 11वां प्रश्न है बच्चों, जब यह अध्याय पढ़ा जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है? और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगला है बच्चों, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर बच्चों? तो उत्तर में बच्चों आप लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यह कथन गलत है, क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकता है या दे सकती है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्णतः सक्षम हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे पॉइंट के लिए आप लिख सकते हैं बच्चों, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हों, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, आप लिख सकते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को समझने तथा उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार राजनेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं बच्चों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 9 सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी प्रश्नोत्तरों को जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।